यह क्या बात है कि तुम अपने किराएदार को ही नहीं जानती? वेलेस्की ने मरियंका से कहा। जाने कैसे, जब ये हमारे यहाँ आते ही नहीं, मरियंका ने ओलेनिन पर एक नजर डालकर कहा। ओलेनिन न जाने किस बात से डर गया। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया और बिना सोचे समझे कि वह क्या कह रहा है, वह बोला, मुझे तुम्हारी माँ से डर लगता है। पहली बार जब मैं तुम्हारे घर आया था, उसने मुझे ऐसी खरी खोटी सुनाई थी कि मैं डर गया। मरियंका खिलखिलाकर हंसी। इतने में ही डर गए? उसने कहा और ओलेनिन पर एक नजर डालकर मुंह मोड़ लिया। अब कहीं पहली बार ओलेनिन ने सुंदरी का सारा चेहरा देखा। इससे पहले तो उसने उसे आंखों तक रुमाल लपेटे ही देखा था। वह गांव में सबसे सुंदर यूं ही नहीं मानी जाती थी। उस्तेन का प्यारी सी लड़की थी, नाटी, गोल मटोल, लाल लाल गालों और कजरारी आंखों वाली। उसके लाल होंठों पर सदा मुस्कान रहती। वह सदा हंसती और बतियाती रहती। उसके विपरीत मरियंका प्यारी सी नहीं थी, लेकिन वह सुंदरी थी। उसके नैन नक्श बहुत ही मर्दाने और अनघड़ लग रहे थे। यदि उसकी सारी देह इतनी सुगड़, उसकी छाती और कंधे इतने सुडौल ना होते, और सबसे बड़ी बात, यदि काली बाहों तले स्याह छाया से घिरे उसके काले मृगनयनों में यह शक्ति भरा और साथ ही कोमलता का भाव न होता, और उसके मुंह पर उसकी मुस्कान में इतना स्नेह न झलकता होता। वह बिरले ही मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी मुस्कान सदा चकाचौंध करती थी। एक अक्षत व्यक्ति और हष्टपुष्टता का आभास उससे होता था। सभी लड़कियां सुंदर थीं, लेकिन वे स्वयं भी, और वेलेस्की भी मिठाई लेकर आया। अर्दली भी, सभी बरबस उसी की ओर देखते थे। लड़कियों को संबोधित करते हुए उसी को संबोधित करते थे। उसके बीच वह गर्वीली और सुखी रानी लगती थी। वेलेस्की दावत में जान बनाए रखने की कोशिश में लगातार बोलता चला जा रहा था। लड़कियों से चिकीर पेश करवा रहा था, उनके साथ मजाक कर रहा था। मरियंका की खूबसूरती के बारे में ओलेनिन से फ्रांसीसी में भद्दी टिप्पणियां कर रहा था। उसे ला बोटर आपकी कह रहा था और ओलेनिन को सुझा रहा था कि वह भी उसकी ही तरह करे। ओलेनिन के लिए यह सब आसानी होता जा रहा था। उसने यहाँ से निकल भागने का बहाना सोचा ही था कि तभी वेलेस्की ने कहा कि दावत उस्तेनका के लिए की गई है, इसलिए वह चिकीर पेश करे और साथ में चुम्बन दे। उस्तेनका इस शर्त पर राजी हो गई कि उसकी रकाबी में वे पैसे रखें, जैसा कि कज्जाकों के यहाँ शादी विवाह में होता है। शैतान मुझे इस घिनौनी दावत में खींच लाया, ओलेनिन ने मन ही मन सोचा और उठकर जाना चाहा। कहाँ चल दिए? जाके अपना तमाकू लाता हूँ, भागने के इरादे से उसने कहा, लेकिन वेलेस्की ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे पास पैसे हैं, उसने फ्रांसीसी में कहा। जा नहीं सकता, यहाँ पैसे देने चाहिए। ओलेनिन ने सोचा और उससे अपनी बेडवी पर बड़ी झुंझलाहट हुई। क्या मैं यह सब नहीं कर सकता जो वेलेस्की करता है? मुझे आना नहीं चाहिए था, लेकिन अब आ गया हूँ तो इनका मजा किरकिरा नहीं करना चाहिए, कज्जाकों की तरह पीनी चाहिए। और उसने लकड़ी का कटोरा उठाकर, जिसमें लगभग 8 गिलास आते थे, उसमें अंगूरी उड़ेली और फिर सारी की सारी पी गया। लड़कियां हक्की बक्की और भयभीत सी उसे पीते देख रही थीं। उन्हें यह अजीब और अशिष्ट लगा। उस्तेनका ने दोनों को एक एक गिलास और पेश की और दोनों का चुम्बन किया। लोरी लड़कियों, आज मौज करेंगी। रकाबी पर मर्दों के रखे 4 कलदार
खनकाते हुए उसने कहा। ओलेनिन को अब अटपटा नहीं लग रहा था। वह बातें करने लगा। चलो मरियंका, अब तुम चुम्बन के साथ पेश करो। बेलेस्की ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। ऐसा दूंगी चुम्मा, उसने मजाक में उस पर हाथ उठाते हुए कहा। बाबा को तो पैसे के बिना भी चूम सकते हैं, दूसरी लड़की बोल पड़ी। कितनी समझदार है, बेलेस्की ने कहा और हाथ पांव मारती लड़की का चुम्बन ले लिया। नहीं, तुम पेश करो, बेलेस्की ने फिर से मरियंका से कहा। अपने किराएदार को पेश करो। और उसका हाथ पकड़कर वह उसे बेंच तक ले आया और वहां ओलेनिन के बगल में बैठा दिया। क्या रूप है उसका, सिर घुमाते ही बेलेस्की ने कहा। मरियंका ने कोई विरोध नहीं किया। गर्वीली मुस्कान के साथ उसने अपने मृगनयन ओलेनिन की ओर घुमाए। रूप की रानी है, बेलेस्की ने फिर से कहा। कैसी सुंदरी हूं मैं, मरियंका की दृष्टि भी यह कहती प्रतीत हुई। ओलेनिन ने बिना सोचे समझे कि वह क्या कर रहा है, मरियंका का आलिंगन करना और चुम्बन लेना चाहा। सहसा वह उछली, बेलेस्की को ढकेला, मेज पर से ढकना गिरा दिया और छटक कर अलाव भर के पास जा खड़ी हुई। लड़कियां चीखने और हंसने लगीं। बेलेस्की ने उनके कान में कुछ कहा और अचानक वे सब बाहर ड्योढ़ी में भाग गईं और कमरे का दरवाजा उन्होंने बाहर से बंद कर दिया। तुमने बेलेस्की को तो चूमा और मुझे क्यों नहीं चूमना चाहती, ओलेनिन ने पूछा। नहीं चाहती, बस मेरी मर्जी, अपना होंठ काटते और भौं तानते हुए उसने कहा। वह तो बाबा है, मुस्कुराते हुए उसने इतना और जोड़ दिया। फिर दरवाजे पर जाकर थपथपाने लगी। क्यों बंद कर दिया चुड़ैलो, रहने दो उन्हें वहां, हम यहाँ रहेंगे, ओलेनिन ने उसके पास जाते हुए कहा। उसके माथे पर बल पड़ गए और उसने सख्ती से हाथ बढ़ाकर उसे अपने से दूर हटा दिया। फिर से ओलेनिन को उसमें ऐसी रात गरिमा दिखी कि वह होश में आ गया और उसे शर्म आई कि वह क्या कर रहा है। दरवाजे के पास जाकर वह उसे झकझोरने लगा। बेलेस्की खोलिए, यह क्या भोंडा मजाक है। फिर से मरियंका की मुक्त हंसी गूंजी। डरते हो क्या मुझसे, उसने कहा। तुम भी तो अपनी माँ की जैसी गुस्सैल हो। तुम यूरिस का मामा के साथ ही बैठे रहा करो, तब तुम्हें लड़कियां बड़ा प्यार करेंगी। और वह सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुरा दी। वह नहीं जानता था कि क्या कहे। अगर मैं तुम्हारे यहाँ आया करता तो उसके मुंह से निकला, तब दूसरी बात होती, से झटक कर उसने कहा। इसी क्षण बेलेस्की ने दरवाजा धकेलकर खोल दिया और मरियंका इस तरह उछलकर पीछे हटी कि उसका कूला ओलेनिन की टांग से टकरा गया। पहले जो कुछ मैं सोचता रहा हूँ वे सब बातें थोती हैं। प्यार, सुख, लुकास का सुख बस एक ही बात में है, जो सुखी है वही सही है। ओलेनिन के दिमाग में यह विचार कौंधा और अपने लिए भी अप्रत्याशित शक्ति से उसने सुंदरी मरियंका को पकड़कर उसकी कनपटी और गाल चूमा। मरियंका नाराज नहीं हुई, बस जोर से हंसी और दौड़कर दूसरी लड़कियों के पास चली गई। दावत यहीं खत्म हो गई। उस्तेनका की माँ काम से लौट आई और उसने लड़कियों को डांट डपट कर भगा दिया। हाँ, घर लौटते हुए ओलेनिन सोच रहा था, अपने को अगर थोड़ी ढील दे दूं तो पूरी तरह इस लड़की के मुंह पास में पड़ जाऊं। इन्हीं विचारों के साथ वह सोने गया, लेकिन सोच रहा था कि यह सब बीत जाएगा और उसका वही पुराना जीवन लौट आएगा। लेकिन पुराना जीवन नहीं लौटा। मरियंका को वह दूसरी नजरों से देखने लगा। उनके बीच पहले जो दीवार थी वह ढह गई। ओलेनिन अब उससे मिलने पर हर बार उसका अभिवादन करता। मकान मालिक जब किराया लेने आया तो ओलेनिन के इतने धनवान और उदार होने की बातें सुनकर उसने उसे अपने यहाँ बुलाया। मकान मालकिन ने प्यार से उसकी खातिर की,
दावत के दिन से ओलेनिन अक्सर शाम को उनके घर जाने लगा। वहां वह रात तक बैठा रहता। यूं देखने में लगता था कि वह पहले की ही भांति गांव में रह रहा है, लेकिन उसके हृदय में सब कुछ बदल गया था। दिन वह जंगल में बिताता। कोई 8 बजे सांझ गिरती तो वह मकान मालिकों के यहाँ चला जाता, अकेला ही या और इसका मामा के साथ। वे उसे अपने यहाँ देखने के इतने आदी हो गए कि यदि वह न आता तो वे हैरान होते। अंगूरी के वह अच्छे दाम देता था और आदमी भी शांत स्वभाव का था। बन्यूसा उसके लिए चाय ले आता। वह अलाव घर के पास एक कोने में बैठ जाता। मकान मालकिन निसंकोच अपना काम करती रहती और वे चाय और चिकीर पीते हुए कज्जा गांव के कामों की, पड़ोसियों की और रूस की बातें करते रहते। रूस के बारे में ओलेनिन बताया करता और वे पूछा करते। कभी कभी वह अपने साथ किताब ले जाता और वहां बैठा पढ़ता रहता। मरियंका जंगली बकरी की तरह अपने पांव समेटकर अलाव घर के ऊपर या अंधेरे कोने में बैठी रहती। वह बातचीत में हिस्सा नहीं लेती थी, लेकिन ओलेनिन उसकी आंखें और चेहरा देखता था। उसके उठने बैठने चलने फिरने सभी गतियों की ओर बीज खाने की आवाजें सुनता था और यह अनुभव करता था कि जब वह बोलता है तो वह रोम रोम से सुनती है। जब वह चुपचाप किताब पढ़ रहा होता तो भी मरियंका की उपस्थिति की उसे अनुभूति रहती। कभी कभी ओलेनिन को लगता कि मरियंका की नजरें उस पर लगी हुई हैं। जब उसकी नजर टकरा जाती तो वह एकाएक चुप हो जाता और उसे देखने लगता। तब वह तुरंत ही छिप जाती और वह यह दिखावा करते हुए कि मकान मालकिन के साथ बातचीत में मशगूल है। उसके सांस की, उसकी हर गति की आवाज पर कान लगाए रहता और फिर से उसकी नजर देख पाने की आस लगाए रहता। दूसरों के सामने वह उससे ज्यादातर प्यार से हंसकर ही बात करती थी, लेकिन अकेले में लजाती और रुखाई दिखाती। कभी कभी वह ऐसे समय उनके यहाँ आ जाता जब मरियंका अभी गली से लौटी ना होती। अचानक उसके कदमों की तेज आहट आती और खुले दरवाजे में उसकी छींट की नीली कमीज की झलक दिखाई दे जाती। वह कमरे में आती, उसे देखती और उसकी आंखों में एक हल्की सी स्नेहपूर्ण मुस्कान तिर जाती। वह प्रसन्न और भयभीत हो उठता। उसकी कोई कामना नहीं थी, वह उससे कुछ नहीं चाहता था, लेकिन उसकी उपस्थिति ओलेनिन के लिए एक निरंतर बढ़ती आवश्यकता बनती जा रही थी। ओलेनिन कज्जाक गांव के जीवन में इतना रम गया था कि अपना अतीत उसे बिल्कुल बेगाना सा लगता था और भविष्य में विशेषतः जिस संसार में वह रह रहा था उससे बाहर किसी भविष्य में उसकी कोई रुचि नहीं थी। घर से, अपने सगे संबंधियों और मित्रों से जब पत्र मिलते तो उसे यह बहुत बुरा लगता कि वे उसके लिए दुखी हैं, सोचते हैं कि वह कहीं का
नहीं रह गया, जबकि वह अपने कज्जाक गांव में रहते हुए उन सबको किसी काम का नहीं मानता था जो उसके जैसा जीवन व्यतीत नहीं करते। उसे पूरा विश्वास था कि उसे कभी भी इस बात का पश्चाताप नहीं होगा कि उसने अपने पुराने जीवन से नाता तोड़ लिया है और अपने कज्जाक गांव में ऐसा एकाकी और अनोखा जीवन जी रहा है। मुहिमों में, किलों में उसे अच्छा लगा था, लेकिन यहाँ आकर ही यूरिस का मामा का संरक्षण पाकर ही अपने जंगल से कज्जाक गांव के एक सिरे पर अपने घर से और विशेषता मरियंका व लुकास्का को याद करके ही उसके लिए अपने पुराने जीवन का सारा झूठ, सारा पाखंड एकदम स्पष्ट हो गया था। इस झूठ और इस पाखंड पर पहले भी उसका रोष जागता रहा था, लेकिन अब तो वह उसे एकदम घिनौना और हास्यास्पद लगता था। रोज व रोज वह अपने को अधिक स्वतंत्र और सच्चा मानव अनुभव कर रहा था। काकेशिया को उसने अपनी कल्पना के कुहकाप से बिल्कुल भिन्न पाया। यहाँ उसे अपने सपनों और काकेशिया के सारे वर्णनों जैसा कुछ भी नहीं मिला। काकेशियाई लबादों, प्रचंड जलधाराओं, रोमानी नायकों और खलनायकों जैसा यहाँ कुछ नहीं है। वह अब सोचता था, लोग यहाँ वैसे ही जीते हैं जैसे प्रकृति जीती है, मरते हैं, जन्म लेते हैं और संयोग करते हैं, फिर से वे जन्म लेते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, पीते हैं, खाते हैं, खुश होते हैं और फिर मरते हैं, और कोई प्रतिबंध नहीं है सिवाय उनके जो प्रकृति ने सूरज पर, घास पर, पशुओं, पक्षियों और वृक्षों पर भी लगाए हैं। उनके और कोई नियम नहीं है, इसलिए ये लोग उसे स्वयं अपनी तुलना में सुंदर, बलवान और मुक्त लगते थे और उन्हें देखते हुए अपने आप पर शर्म आती, अपने लिए खेद होता। प्राय पूरी गंभीरता से उसके मन में यह विचार आता कि यह सब कुछ छोड़ दे, अपना नाम कज्जाकों में लिखा ले, मकान और ढोर डंगर खरीद ले, कज्जाक औरत से, लेकिन मरियंका से नहीं। उससे वह लुकास्का की खातिर इनकार करता है, विवाह कर ले और यूरिस का मामा के साथ रहे, उसके साथ शिकार करने और मछली पकड़ने जाया करे, तथा कज्जाकों के साथ मुहिमों पर तो मैं ऐसा करता क्यों नहीं? किस बात का इंतजार है मुझे? वह अपने आप से पूछता। वह अपने आप को उकसाता, शर्मिंदा करता। क्या मैं यह काम करने से डरता हूँ जिसे मैं विवेक संगत और न्याय संगत मानता हूँ? क्या एक आम कज्जाक होने, प्रकृति के समीप रहने, किसी का बुरा न करने बल्कि लोगों का भला करने की इच्छा करना, इस सबके सपने देखना उस सबके सपने देखने की तुलना में बेवकूफी है जिसके सपने मैं पहले देखता रहा हूँ, जैसे कि मंत्री बनने का, रेजिमेंट कमांडर बनने के सपने। लेकिन कोई अंतर स्वर उससे कह रहा था कि वह थोड़ा इंतजार करे, अभी फैसला ना करे। इस बात की स्पष्ट सी चेतना उसे रोक रही थी कि वह यूरिस्का और लुकास्का का जीवन पूरी तरह नहीं जी सकता, क्योंकि उसका सुख दूसरा है। उसे यह विचार रोक रहा था कि सुख आत्मत्याग में ही है। लुकास्का के लिए उसने जो किया था उससे उसका मन अभी भी सदा खुश होता था। वह लगातार दूसरों के लिए आत्मत्याग के अवसर ढूंढता रहता था, लेकिन ऐसा कोई अवसर नहीं आया था। कभी कभी वह सुख के अपने खोजे इस नुस्खे को भूल जाता था और सोचता था कि वह यूरिस का मामा के जीवन में पूर्णतः लीन होने में समर्थ है, लेकिन फिर सहसा उसे ध्यान आ जाता और वह तुरंत ही सचेतन आत्मत्याग का विचार पकड़ लेता और उसके आधार पर सभी लोगों को और पराय सुख को निश्चिंत होकर और सागर्भ देखता। अंगूर की फसल बटोरे जाने के कुछ दिन पहले लुकास का घोड़े पर सवार होकर ओलेनिन के यहाँ आया। वह सदा से भी अधिक बांका लग रहा था। क्यों, शादी कर रहे हो? ओलेनिन ने साहर स्वागत करते हुए पूछा। लुकास्का ने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। देखिए, नदी पार आपका घोड़ा बदल लिया। क्या घोड़ा है? लोभ।
लोग का यहाँ आशय है अश्व पालन फार्म पूरे काकेशिया में एक सबसे अच्छा फार्म गिना जाता है। कावार्दा घोड़े पहचानता हूं मैं। उन्होंने नए घोड़े को देखा, उसे अहाते में चलाकर उसकी चाल देखी। घोड़ा सचमुच ही लाजवाब था। रंग कुम्मेत, चौड़ी छाती, लंबा धड़, चमकते लोम, रेशमी पूंछ और उम्दा नस्ल के घोड़े का कोमल पतला हयाल इतना हट्टा कट्टा था कि लुकास्का के शब्दों में इसकी पीठ पर चाहो तो लेट ही जाओ। उसके तुम आंखें और दांत सभी एकदम सुस्पष्ट और तीखे थे, जैसे कि बिल्कुल साफ नस्ल के घोड़ों के होते हैं। ओलेनिन उसे एकटक निहारता जा रहा था। काकेशिया में अभी तक उसने इतना सुंदर घोड़ा नहीं देखा था। चाल कैसी है? घोड़े की गर्दन थपथपाते हुए लुकास्का ने कहा। कैसे दौड़ता है, होशियार इतना है, मालिक के पीछे बंधा चलता है। ऊपर से कितने दिए? ओलेनिन ने पूछा। गिने नहीं, लुकास्का ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कोनाक से लिया है। लाजवाब है, इतना खूबसूरत। कितने लोगे? ओलेनिन ने पूछा। 150 कलदार मिल रहे थे, पर आपको ऐसे ही दे दूंगा। लुकास्का ने जिंदा दिली से कहा। आपके कहने की देर है, घोड़ा आपका, जीन उतार कर सौंप दूंगा। मुझे बस काम के लिए कोई मिल जाए। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा, मैं आपके लिए पेशकश लाया हूं। और लुकास्का ने कमरबंद खोलकर उस पर बंधी 2 कटारों में से एक निकाल उतारी। नदी पार मिली थी। शुक्रिया। अंगूर माँ ने कहा था खुद ले आएगी। कोई जरूरत नहीं, हमारा तुम्हारा लेना देना होता रहेगा। मैं तुम्हें कटार के पैसे तो दे नहीं रहा। यह आप क्या बात कर रहे हैं? हम तो कुनाक हैं। ऐसे ही नदी पार गिरेई खान मुझे अपने घर ले गया। कहने लगा ले लो जो अच्छा लगे। मैंने यह कटार ले ली, यही हमारा कायदा है। उन्होंने अंदर जाकर होंठ तर किए। कुछ दिन रहोगे यहाँ? ओलेनिन ने पूछा। नहीं, मैं विदा लेने आया हूँ। मुझे चौकी से तेरे पार हमारी टुकड़ी में भेज रहे हैं। आज ही अपने साथी नजारका के साथ जा रहा हूँ। ब्याह कब होगा? थोड़े दिनों में आऊंगा, तब मंगनी होगी और फिर से टुकड़ी में लौटना होगा। लुकास्का ने अनिच्छा से जवाब दिया। तो क्या मंगेतर से मिले बिना चले जाओगे? हाँ, बस। क्या करना है मिल के? आप जब मुहिम पर जाओगे तो हमारी टुकड़ी में पूछ लेना लुकास्का कहाँ है। क्या सुअर है वहां? मैंने 2 मारे हैं, आपको ले जाऊंगा। अच्छा, तो फिर विदा। ईसा तुम्हारी रक्षा करे। लुकास्का घोड़े पर चढ़ा और मरियंका के यहाँ ना जाकर आहेते से बाहर गली में चला गया, जहां नजारका उसका इंतजार कर रहा था। क्यों, उधर नहीं चलेंगे? नजारका ने आंख मारकर उस ओर इशारा किया जिधर यमका रहती थी। ठीक, लुकास्का बोला। ले मेरा घोड़ा वहां ले जा। अगर मैं देर तक ना आया तो इसे चारा डाल दियो। सुबह तक टुकड़ी में पहुंच ही जाऊंगा। कैडेट ने और कुछ नहीं दिया। नहीं, शुक्र समझ उसे कटार दे के एहसान चुकाया। वह तो घोड़ा ही मांगने चला था। घोड़े से उतरकर उसे नजारका को थमाते हुए लुकास्का ने कहा। ओलेनिन की खिड़की के बिल्कुल पास से होता हुआ वह अहाते में पहुंचा और मकान मालिकों के घर की खिड़की के पास गया। बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। मरियंका सिर्फ एक कमीज पहने सोने से पहले बाल काट रही थी। मैं हूं कज्जाक, फुसफुसाया। मरियंका के चेहरे पर सख्ती भरी उदासीनता का भाव था, लेकिन सहसा अपना नाम सुनते ही उसका चेहरा दमक उठा। खिड़की खोलकर वह बाहर झुकी, भयभीत और प्रसन्न। क्या है, क्या चाहिए? वह बोली। खोल दो, लुकास्का ने कहा। अंदर आने दो पल भर को। इतना उदास हो गया हूं तुम्हारे बिना, सच। उसने मरियंका का सिर बाहों में भरकर चूमा। सच, खोल दो ना। क्या बेकार की बातें करते हो? कह दिया ना, नहीं आने दूंगी। कब तक रहोगे?
वह कुछ जवाब नहीं दे रहा था, बस उसे चूमता जा रहा था। वह भी और नहीं पूछ रही थी। देखो तो खिड़की में गलवैयां भी नहीं डाली जाती ठीक से, लुकास्का ने कहा। मरियंका, माँ की आवाज आई। कौन है बेटी? लुकास्का ने झट से टोपी उतार ली ताकि उससे पहचाना न जाए और खिड़की तले झुक गया। जाओ जल्दी से, मरियंका बुदबुदाई। लुकास्का आया था, माँ को उसने जवाब दिया। बापू को कुछ पूछ रहा था तो भेज दे उसे इधर। चला गया, कहता था जल्दी में है। सचमुच ही लुकास्का झुका झुका ही तेज कदमों से आहते में चला गया और फिर यमका के यहाँ भाग गया। केवल ओलेनिन ने ही उसे देखा। 2 प्याले चिकीर के पीकर वह और नजारका गांव से चले गए। रात अंधेरी और शांत थी। सुखद गर्माहट लिए वे चुपचाप चले जा रहे थे। बस घोड़ों की टाप ही सुनाई दे रही थी। लुकास्का ने मिंगाल कज्जाक का गीत छिड़ा, लेकिन मुखड़ा अधूरा छोड़कर ही चुप हो गया और फिर नजारका से बोला, नहीं जाने दिया अंदर? ओहो, नजारका जवाब में बोला, मुझे पता था नहीं जाने देगी। यमका क्या कह रही थी? कैडेट उनके घर के चक्कर लगाने लगा है। यूरिस का मामा डींग हाँक रहा था कि उसने कैडेट को मरियंका से मिलने के बदले बंदूक ली है। बकता है बुड्ढा शैतान, लुकास्का ने गुस्से से कहा। ऐसी लड़की नहीं वह, नहीं तो मैं बुड्ढे की धुनाई कर डालूंगा। और वह अपना मनपसंद गीत गाने लगा। मरियंका की मंगनी हो रही थी। लुकास्का गांव लौट आया था, लेकिन ओलेनिन से मिलने नहीं आया था। ओलेनिन कार्नेट के निमंत्रण पर मंगनी में नहीं गया था। उसका मन उदास था। जब से वह गांव में रहने लगा था तब से इतना उदास वह पहले कभी नहीं हुआ था। उसने देखा कि चौथे पहर लुकास्का सजा धजा माँ के साथ कार्नेट के घर गया था और उसे यह विचार सता रहा था कि लुकास्का उससे इतना खिंचा खिंचा क्यों है। ओलेनिन अपने कमरे में बैठकर डायरी लिखने लगा। पिछले दिनों मैंने बहुत कुछ सोचा विचारा है और मैं बहुत बदल गया हूँ, ओलेनिन ने लिखा, और अनंत उन निष्कर्षों पर पहुंचा हूँ जो कि सर्वविदित सत्य हैं। सुखी होने का बस एक ही रास्ता है, प्रेम करो। प्रेम में आत्मोत्सर्ग करो, सबसे प्रेम करो, चारों ओर प्रेम का ताना बाना फैलाओ, जो उसमें आ जाए उसे ही ले लो। इस तरह मैंने बनूसा को, यूरिस का मामा को, लुकास्का और मरियंका को अपने प्रेम के ताने वाने में ले लिया है। ओलेनिन जब ये आखिरी शब्द लिख रहा था तभी यूरिस का मामा उसके कमरे में घुसा। यूरिस का आजकल बहुत ही प्रसन्न था। कुछ दिन पहले ओलेनिन शाम को उसके घर गया तो उसे आहते में छोटे से चाकू से जंगली सुअर की खाल उतारते पाया था। खुशी और गर्व से चमकता चेहरा लिए वह अपने काम में लगा हुआ था। पास ही उसके कुत्ते, जिनमें उसका चेहरा लियाम भी था, जिनमें उसका चहेता लियाम भी था, लेटे हुए थे और मालिक का काम देखते हुए हौले हौले दुम हिला रहे थे। बाड़ के पीछे से लड़के आदर भरी नजरों से उसे देख रहे थे और अब सदा की भांति उसे चिढ़ा नहीं रहे थे। पड़ोसिनें वैसे तो उसे मुंह नहीं लगाती थीं, लेकिन अब सब उसका हाल पूछ रही थीं और कोई उसके लिए चिकीर की सुराही ला रही थी तो कोई दही और कोई आटा मैदा। अगले दिन सुबह वह खून से सना अपने छप्पर में बैठा था और सुअर का ताजा गोश्त पौंड पौंड दे रहा था, किसी से पैसे लेकर और किसी से अंगूरी। उसके चेहरे पर लिखा था, भगवान की कृपा से जानवर मार लिया तो आज मामा की भी जरूरत पड़ गई। इस सब का नतीजा वही हुआ जो होना था। वह पीने लगा और अब 4 दिन से पी रहा था। इस बीच गांव से कहीं नहीं गया था। इसके अलावा आज मंगनी में भी उसने पी थी। कार्नेट के घर से जब यूरिस का मामा जो उसके ओलेनिन के पास आया ने उसे सुनाया तो वह नशे में धुत था और फिर से उसका चेहरा लाल था। आजी दाढ़ी अस्त-व्यस्त, लेकिन वह फिर कंधे बिछकर लाल बेसमेत पहने था और पैरों से जिस पर गोट लगी हुई थी
और वह इतनी मस्ती में आ गया कि उछला और लेकर आया कमरे में जो उसने नदी पार खरीदी थी, अकेला ही नाचने लगा। उसने बहुत पहले से आजी का गाना और उसके दूसरे दिलाने का वादा कर रखा था ओलेनिन के लिए गाए, और आज वह इसके लिए फिर और सही मिजाज में था। चिखिर पीकर उसे लिखते बीते दिनों की याद निराश हुआ और वह सच्चे कज्जाओ और तातार उसने फुसफुसाकर कहा, मानो उसे यह लग रहा हो गाते गाते अचानक उसकी आवाज के बीच कोई हर्रा बैठी है और वह चुप हो गया। और उसे डराना नहीं चाहिए कि तो वह जरा भी शोर किए बिना हौले से फर्श पर बैठ गया। मेरे दोस्त, जब वह पिए होता तो उसे फर्श पर बैठना ही सबसे अच्छा लगता। ओलेनिन ने मुड़कर उस पर नजर डाली, बूढ़ा रो रहा था, मंगवाई, उसकी आंखें भरी लिखना जारी रखा और एक आंसू यूरेस्का को अकेले पीना उबाऊ लग रहा था। बीत गए मेरे दिन, बीत गए, अब नहीं लौटेंगे। मंगनी में गया उसने कहा और चुप हो गया। नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारे क्यों नहीं आ गया? सहसा वह बलालाई का स्वर में चिल्लाया। ओलेनिन ने पूछा अभी भी उसकी आंखों में थे। नदी पार गया था भाई मेरे, उसे वहीं से भाव बेहाल करता था। उसने पहले की इसमें शब्द थोड़े से ही थे, लेकिन इसका मैं तो इसे बजाने में उस्ताद भरी टेक में था। तातरों का, कज्जाकों का, शायरों का, सिपाहियों का ने गीत के शब्द बताए। गाना सुना दूं? नौजवान भेड़ों के नेवड़ एक बार फिर उस पर नजर डाली, पहाड़ों में ले गया और लिखता रहा। रूसी आए, इस मुस्कान से बूढ़े का हौसला सारे मर्दों को मार छोड़ो भाई, सभी औरतों को उठा ले गए। छोड़ दो। नौजवान ने पहाड़ों से लौटा, जहाँ तुम्हारा दिल दुखाया था, पर मारो माँ नहीं, भाई नहीं, घर नहीं, बस एक पेड़ रह गया, लिखते जाते हो। नौजवान पेड़ तले बैठ गया और रोने लगा अपनी मोटी उंगलियों, अकेला मैं तुमसा अकेला रह गया करते हुए। ओलेनिन गाने लगा, जवान हकारत भरा मुंह बनाए, क्या शिकायतें लिखते रहते हो जैसी है टेक। अरे मोच करो, कई बार मर्द बनो। उसके लिए लिखने का मतलब सिर्फ शिकायती चिट्ठियां लिखना ही था। ने सहसा दीवार पर टंगी बंदूक उठा ली और जल्दी जल्दी आते में जाकर उसने फर्श से दोनों नलियों से गोली दाग दी और बलालाई का बजाने का से पहले से भी अलग दर्द भरे स्वर में गाने लगा, हाय हाय हाय। अरे लिखने में क्या रखा है? भले ओलेनिन भी उसके पीछे पीछे उस गाना पर निकल आया। चलो मैं सुनाता हूँ। अब तारों भरे आकाश को देख रहा, कोई गाने वाने सुनने को नहीं मिले जिधर मामा ने गोलियां दागी थी। पहले उसने नाचते हुए घर में रचतियां जल रही सुनाया, वहां से आवाजें आ रही थी। आहते में लड़कियां औसारे और खिड़कियों के पास जमा थीं, ड्योढ़ी और कोठरी के बीच भाग दौड़ रही थीं। कुछ कज्जाक बाहर निकल आए, यूरेस्का मामा के गीत के टेक दोहराने और हल्ला मचाने लगे। तुम मंगनी की दावत से क्यों चले आए? ओलेनिन ने पूछा। छोड़ो, जाने दो उन्हें, भूल जाओ, बूढ़ा बोला। लगता था वहां उसका मन दुखाया गया था। नहीं अच्छे लगते मुझे, नहीं अच्छे लगते। क्या लोग हैं, चलो अंदर चलें। वे अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह। ओलेनिन अंदर चला गया। लुकास का खुश है, मुझसे मिलने नहीं आएगा? उसने पूछा। क्या लुकास का? उसके कान भर दिए हैं कि मैं तुम्हारे लिए लड़की को फुसला रहा हूं। बूढ़े ने बुदबुदाते हुए कहा। लड़की का क्या है? हमारे चाहने की बात है, हमारी हो जाएगी। पैसे लाओ, लड़की हमारी, मैं सब कर दूंगा। सच? नहीं मामा, प्यार नहीं तो पैसे से कुछ नहीं होता। कोई हमें प्यार नहीं करता, अनाथ हैं हम, सहसा यूरेस्का मामा ने कहा और फिर से रो पड़ा। बूढ़े की बातें सुनते हुए ओलेनिन ने सदा से अधिक पी ली। हाँ, अब मेरा लुकास का सुखी है, वह सोच रहा था, लेकिन उसका मन उदास था। बूढ़े ने इस शाम इतनी पीली कि फर्श पर ही पसर गया। बनूसा सिपाहियों की मदद से थू-थू करता उसे बाहर घसीट ले गया। वह बूढ़े के बुरे बर्ताव पर इतना नाराज था कि उसने कोई फ्रांसीसी फिकरा नहीं बोला।